एपिसोड 16। युग हकलाते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? मैंने यहाँ एक क्षण के कमरे का दरवाजा खोला। वंदना गुस्से से कहती है, झूठ बोलता है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है, समझा? युग के तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह ये सोच ही नहीं पा रहा था कि वंदना को इन सब बातों के बारे में कैसे पता चल गया था। वंदना के शरीर में जितनी जान थी, अपनी पूरी जान से युग का गला दबाने लग जाती है। युग चीखते हुए कहता है, छोड़िए भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मेरा गला, मेरा दम घुट रहा है भाभी। वंदना युग का गला दबाते हुए उसे बार बार हिला रही थी। युग की सांसें अटकने लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यदि वंदना ने जल्दी ही युग का गला नहीं छोड़ा तो वो कुछ ही पल में दम तोड़ देगा। युग के गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, बस वो अपने हाथ पैर फड़फड़ा रहा था। युग अपना दम तोड़ता उससे पहले ही उसकी चीखों की आवाज सुनकर जानकी, अमोदिता और रजनी आ जाती हैं। वहां के हालत देखकर तीनों चौंक जाती हैं। जानकी फुर्ती के साथ युग के पास जाती है और वंदना से उसका गला छुटाते हुए कहती है, ये तू क्या कर रही है हो वंदना? युग का गला क्यों दबा रही हो? छोड़ो इसे। वंदना जानकी की बात का कुछ जवाब नहीं देती। उसका पूरा ध्यान अभी भी युग के गले पर दबाने पर था। जानकी अपने हाथों से युग का गला छुटाते हुए कहती है, वंदना मैं कहती हूँ छोड़ युग का गला, वरना वो मर जाएगा, छोड़ो। वंदना गुस्से से हड़बड़ाती हुई कहती है, नहीं नहीं छोड़ूंगी इसे। यक्षिणी का दरवाजा खोल दिया है, मुझे सब पता है। वंदना की बात सुनकर रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये पागल क्या बक बक कर रही है। जानकी वंदना को समझाते हुए कहती है, वंदना युग ने बस गिरवी कोठी का दरवाजा खोला है, यक्षिणी यहाँ पर कैद थी, वो कमरा नहीं खोला, समझी? वो अभी भी वहीं पर कैद है। वंदना और कसक कर युग का गला दबाते हुए कहती है, नहीं इसने खोला है, ये झूठ बोलता है, मुझे सब पता है, इसने दरवाजा खोला है। जानकी वंदना को बार बार समझाया जा रही थी, पर वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसका सब बस एक ही मकसद था कि युग का दम तोड़ना। वंदना के हाथों युग को बचाने के लिए रजनी भी उनके पास आ जाती है और युग का गला छुड़ाने लग जाती है। अमोदिता दरवाजे के दहलीज पर ही मनमुग्ध होकर खड़ी हुई थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वंदना को इस हालत में देखकर अक्सर वो घबरा जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वंदना के ऊपर किसी का साया है। युग, जानकी और रजनी तीनों से ही वंदना नहीं संभल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाजुओं में 100 पहलवानों की ताकत आ गई थी। ये एक चौंकाने वाली बात थी कि एक दुबली पतली स्त्री में अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आ गई। रजनी मोहदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, तू वहां पर खड़ी तमाशा क्यों देख रही है? जल्दी से वंदना को इंजेक्शन लगाना। मोदिता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ माँ, अभी लगाती हूँ, 2 मिनट में। इतना कहकर मोदिता कमरे के अंदर घुसती है और टेबल पर इंजेक्शन रखे उठाती है और वंदना के हाथ में लगा देती है। जैसे ही वंदना के बेहोशी का लिक्विड वंदना के शरीर में के अंदर प्रवेश करता है तो वंदना बेहोश हो जाती है। जानकी और रजनी मिलकर वंदना को बिस्तर पर लेटा देती हैं। रजनी मोहदिता पर अभिमान करते हुए कहती है, अच्छा हुआ मेरी बेटी मोहदिता ने ANM का कोर्स कर रखा है, वरना युग की तो जान ही निकल जाती। तुम्हें पता है युग बेटा, हमारे गांव में और आसपास के गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सीधे मेरी बेटी अमोदिता के पास ही आते हैं। किसी डॉक्टर से कम नहीं है मेरी बेटी। युग कुछ जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में तो अभी भी वही बात घूम रही थी कि वंदना को कैसे पता है कि उसने यक्षिणी का कमरा खोला था। कुछ ही देर बाद सभी लोग वंदना के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। युग अपनी बड़ी माँ जानकी के कमरे में बैठा हुआ था और उसने अपने सर की मालिश करवा रहा था। जानकी युग के सर की मालिश करते हुए कहती है, युग बेटा, तुझे पता है
बचपन में अक्सर मैं ही तेरे कंघी किया करती थी, तुझे नहलाती थी, तुझे तैयार कर कर नज़र का टीका लगाया करती थी, तेरे दोस्तों के साथ खेलने के लिए भेजा करती थी। यूं कुछ नहीं कहता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्यालों से खोया हुआ है। जानकी युग को उसके बचपन की और बातें बताते हुए कहती है, बचपन में तू बहुत गोलमोल था। मैं अमोदिता को तुझे मोटू मोटू करके चढ़ाया करती थी और मैं उसे धमकी देते, खबरदार जो मेरे बेटे को मोटू बोला तो। पर बेटा अब तू ना बहुत दुबला हो गया है। शहर में तुझे ढंग से खाना नहीं मिला क्या? तू खुद खाना बनाता था या कोई बाई लगवा रखी थी? युग अभी भी जानकी के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी अभी भी उसके और वंदना के बीच के हादसे उबर नहीं पाया था। जानकी सर की मालिश करते हुए रुक जाती है। धीरे से युग से पूछती है, क्या हुआ? क्या सोच रहा है युग बेटा? युग अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं बड़ी माँ। बड़ी माँ भी कहते हो और बड़ी माँ से झूठ भी बोलते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारी वंदना भाभी की हालत ऐसे कैसे हुई? हाँ बड़ी माँ, मैं यही सोच रहा हूँ। ये वो वंदना भाभी नहीं है जिनके साथ बचपन में खेला था। वो भाभी हमेशा हंसती खेलती रहती थी। ये भाभी ये तेरी वंदना भाभी हो ही भी नहीं सकती। वो वंदना तो तब ही मर गई थी जब उसका पति और मेरा बेटा विराट मर गया था। इतना कहते ही जानकी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। युग जानकी के आंसू पूछते हुए कहता है, आप रोइए मत बड़ी माँ। कैसे ना रोऊं बेटा, जिसे माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया हो। माँ भला रोएगी नहीं तो क्या करेगी? युग कुछ नहीं कहता। वो जानकी के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जानकी रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है युग बेटा, उस यक्षिणी ने ही तुम्हारे भाई को मारा था। एक बूंद तक खून की उसके शरीर में नहीं छोड़ी थी। पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। पर बड़ी माँ, यक्षिणी ने ऐसा क्यों किया था? उसने भैया को क्यों मारा था? उस यक्षिणी को किसी को मारने के लिए वजह की जरूरत थोड़ी पड़ती है बेटा। वो तो बस जो मर्द माउस और पूर्णिमा की रात को किसनों ही नदी पार करता है था, उसके साथ संभोग करके उसे मार देती थी। उसके एक विपाशा मिला था। कैसा विपाशा बड़ी माँ? वही तो नहीं पता बेटा, पर सुना है वो दूसरे लोक से आई थी और एक विपाशा मिलने के कारण ये सब कर रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर ये विपाशा है क्या जिनके बारे में सब बात तो करते हैं पर किसी को पता नहीं है। जानकी एक लंबी सी सांस लेते हुए कहती है, तुम्हारे बड़े भाई विराट की मौत के बाद एक दिन तुम्हारी भाभी हमें लोगों को बिना बताए उस गिरवी कोठी में गई थी। जब वो वहां से लौटी तब से ही उसके ऐसी हालत है। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि झाड़ा फूकी भी करवाया पर किसी का काम का नहीं आया। बाबाओं को तो कहना था कि यक्षिणी ने इसे ऊपर काला जादू कर दिया है, जिस वजह से यह ऐसे हो गई है। जानकी की बात सुनकर युग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जानकी अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए कहती है, यह बात ज्यादा ना फैले और तुम्हारे बड़े पापा की बदनामी ना हो, इसीलिए हमने ही लोगों ने वंदना को कमरे में ही बंद कर रखा है। ना उसे किसी से मिलने देते हैं, ना वो किसी से मिलती है। एक जिंदा लाश की तरह बन गई है। बस बेचारी, कभी कभी तो मुझे भी उसे हालात पर रोना आ जाता है, पर मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं। जानकी अपने आसपास देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है बेटा, जब वंदना उस गिरवी कोठी से वापस आई थी तब से लेकर आज तक बस वो एक ही रट लगाई हुई है, तूने दरवाजा क्यों खोला? मुझे सब पता है। पता नहीं इस गिरवी कोठी में क्या हुआ था उसके साथ। उसने गिरवी कोठी में का दरवाजा खोला और उसे क्या पता चल गया था। यह बात सिर्फ वंदना और तेरे पापा को ही पता थी। यूं हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मेरे पापा को? हाँ बेटा, उस वक्त तेरे पापा गिरवी कोठी में ही रहा करते थे, पर तेरे पापा की मौत के बाद वो राज भी दब गया।
आपने कभी पापा से पूछा नहीं कि जब वंदना भाभी गिरवी कोठी में गई थी तो क्या हुआ था? कैसे पूछती बेटा, तुझे तो पता ही है ना, तेरे बड़े पापा ने तेरे पापा से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। कहा था यदि दरवाजे से दहलीज पर पार किया तो कभी वापस कदम मत रखना। जानकी की सारी बातें सुनकर युग शांत हो गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे और क्या बोले। इन सब बातों में पर विश्वास कर या नहीं करे, पर अभी उस तक उसने जो भी देखा था उसका जी बार बार यकीन करने की गवाही दे रहा था। युग कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा तभी वंदना भाभी मुझसे ये कह रही थी कि तूने दरवाजा क्यों खोला। मुझे सब पता है, क्योंकि जब से वो गिरवी कोठी से लौटी है यही बड़बड़ा जा रही है। जानकी हैरानी के साथ कहती, हाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं तूने सच में यक्षिणी का कमरा नहीं खोला ना? जानकी का सवाल सुनकर युग के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगता है, बड़ी माँ को सच बताऊं या ना बताऊं। जानकी उसे दबाव बनाते हुए कहती है, बताओ ना युग बेटा, तुमने वो दरवाजा तो नहीं खोला ना? युग जानकी के सवाल का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां पर रजनी और अमोदिता आ जाती हैं। रजनी कमरे के अंदर घुसते हुए कहती है, अच्छा तो युग तुम मालिश करवा रहे हो? तुम्हें पता है हमारी अमोदिता बहुत अच्छी मालिश करती है। उसे हाथ से एक बार करवाओगे तो हमेशा करवाते रहोगे। रजनी अपने आंखों से अमोदिता को इशारा करते हुए कहती है, अरे अमोदिता खड़ी क्या है, जा जाकर युग युग के सिर की मालिश कर और थोड़ा तेरी बुआ को आराम करने दे। कितना काम करेगी वो इस उम्र में। अमोदिता रजनी का इशारा समझ जाती है कि वो युग की मालिश क्यों करवा रही है, ताकि मालिश के बहाने वो उसके एक बाल तोड़ सके, उस पर काला जादू करने के लिए। अमोदिता युग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, बुआ जी लाइए, मैं कर देती हूँ युग के सिर की मालिश। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता, अरे नहीं अमोदिता, हो गई, बड़ी माँ बहुत देर से कर रही है, ज्यादा सिर की मालिश से बाल खराब हो जाएंगे। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, युग अमोदिता को कुछ भी करने के लिए मना क्यों कर देता है। युग अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, अच्छा बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ। सबसे मुलाकात करने आया था वो हो गई। रजनी फटाक से कहती है, अरे कहाँ जाओगे युग बेटा? गिरवी कोठी में मामी जी। आखिर वही तो मेरा घर है ना, हमारे तो सारे रिश्ते नाते बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे ना। यह बात सुनकर रजनी चुप हो जाती है। जानकी युग को समझाते हुए कहती है, युग बेटा तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, लगता है तुम्हें भी हमसे नाराज हो गए हो। जानकी अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, अगर तुमने हमें भी अभी माफ नहीं किया है तो अब कर दो। जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उनके हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही हो बड़ी माँ, आप बड़ी हो मुझसे। जानकी कहती है, अगर मैं तुमसे बड़ी हूं तो क्या तुम्हें बड़ों का कहना नहीं मानोगे? आज रात यहीं पर रुक जाओ ना, देखो कितने सालों बाद आए हो तुम, तुम्हारे आने के इस हवेली में रौनक फिर से लौट आई है। रजनी भी युग को रोकना चाहती थी ताकि उस पर काला जादू कर सके। वो जानकी का साथ देते हुए कहते हैं, हाँ युग बेटा रुक जाओ ना, भाभी कितने प्यार से कह रही है। जानकी और रजनी पर दबाव देने पर युग उनकी बात मान जाता है और कहता है, ठीक है बड़ी माँ, मामी आप दोनों कहती हो तो मैं सिर्फ आप दोनों की खुशी के लिए रुक जाता हूँ। रजनी खुश होते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन था कि बेटा तुम हमारी बात कभी नहीं टालोगे। तो फिर अब बताओ आज रात क्या खाओगे तुम? बहुत तुम्हारी पसंद सब्जी बनेगी। अमोदिता खाना भी बहुत अच्छा बढ़िया वैसे भी बनाती है। मेरी अमोदिता सब ही काम में माहिर है, बस अपने चेहरे के रंग से पीछे छूट जाती है। युग रजनी को टोकते हुए कहता है, मामी आप ऐसा क्यों बोलती हो? इंसान के रंग से थोड़ी कुछ होता है, इंसान की पहचान
उसके रंग से नहीं, उसके कर्म से होती है मामी जी। युग की बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है युग को अमोदिता पसंद आ गई है, तभी वो उसकी तारीफ कर रहा है। अमोदिता युग से कहती है, बताइए ना युग जी, आप क्या खाएंगे? कुछ भी बना लो अमोदिता, जो तुम्हें ठीक लगे। शहर में अकेले रहकर सब कुछ खाने की आदत है। ठीक है युग जी। इतना कहकर अमोदिता वहां से चली जाती है। रात हो चुकी थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे हुए थे। अमोदिता और बिल्लू काका दोनों मिलकर खाना सर्व कर रहे थे। सुबह से लेकर रात तक अमोदिता युग के बाल तोड़ने की कोशिश कर चुकी थी, पर वो सारी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। रजनी अमोदिता से कहती है, अरे अमोदिता, युग को और चावल दो ना। अमोदिता युग को चावल देने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी युग चावल लेने से मना कर देता है। अरे नहीं अमोदिता, मैं पहले ही ज़्यादा खा चुका हूँ। रजनी कहती है, अरे अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं है बेटा। दिलीप अपनी बुलंद आवाज में कहता है, इसको समझा दिया सब। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, अभी नहीं भैया, तो जल्दी ही समझा दो, ज़्यादा वक्त नहीं है। युग बीच में ही बोल पड़ता है, यह है आप लोग किस को समझाने की बात कर रहे हो? सुदेश प्यार से युग से कहता है, वो युग बेटा, आज ना गांव में गिरवी कोठी में सिलसिले में मीटिंग बैठी हुई थी और मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि तुम वो गिरवी कोठी बंद करनी पड़ेगी। युग अपने भाव ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा? गिरवी कोठी बंद करनी पड़ेगी? पर क्यों? तुम्हें तो पता है, चल ही गया होगा कि वो कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना थी और वहीं पर यक्षिणी को कैद किया गया था। जब से कोठी खुली है, गांव में दहशत का माहौल हो, तो दोनों गांव वाले चाहते हैं कि वो कोठी बंद हो जाए, पर मैं वो कोठी बंद नहीं करूंगा। वो कोठी मेरी है और मैं अब वहीं पर रहूंगा। युग की बात सुनकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह फुलाते हुए कहता है, सुदेश, कह दो कि इसे अगर इस गांव में रहना है तो हमारे हुक्म का पालन करना पड़ेगा। आज से पहले भी इसके पिता ने कोठी खोली थी और भुगतना हमें पड़ा था। युग इसे तेज का कुछ जवाब देता उससे पहले ही सुदेश भी युग बेटे को समझाते हुए कहता है, देखो युग बेटा, तुम्हें रहना है तो यहाँ पर रह सकते हो, यह भी तो तुम्हारा ही घर है ना। किस घर की बात कर रहे हो आप मामा जी? हमारे रिश्ते तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे ना। युग की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। युग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मेरा खाना हो गया है बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ। जानकी युग को रोकते हुए कहती है, पर बेटा तुम तो आज रात यहीं रुकने वाले थे ना। हाँ बड़ी माँ, रुकने वाला था, पर अब यहाँ इतना कुछ हो गया है ना कि अब मन नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप वंदना भाभी और सबका ख्याल रखना। इतना कहकर बिना कुछ सुने ही युग वहां से चल जाता है। जब युग किश्नोही नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर जमकर बारिश हुई थी, जिस कारण नदी में गर्दन तक पानी भर गया था। युग के समझ नहीं आ रहा था कि दिन में तो घुटनों के नीचे तक पानी था, अचानक नदी में इतना पानी कैसे आ गया। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। युग सोच नहीं पा रहा था क्या करे। झगड़ा करके आने बाद वापस घर भी नहीं जा सकता था और रात भर नदी के पास यूं रुक भी नहीं सकता था। नदी के आसपास उसके सिवा कोई और भी नहीं था। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे तभी। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना।